Good morning, friends. Welcome back once again. Starting a new session, I will discussing about जॉन लॉक की जॉन लॉक के बारे में आज हम लोग समझेंगे, डिटेल से जानेंगे एवरीथिंग अबाउट जॉन लॉक, इसके थ्योरी, इसके विचार, किस तरह से इन्होंने नेचुरल राइट्स का एक तरह से पालन किया, संपत्ति के अधिकार में इनका क्या विचार था, साथ ही साथ हमारा जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, राज्य का निर्माण है, साथ ही साथ मनुष्य की जो प्रवृत्ति रही है, इसके बारे में इनका क्या अप्रोच रहा है और क्या वास्तव में ये पूंजीवाद के समर्थक थे, क्या ये व्यक्तिवाद के समर्थक थे, क्या इन्होंने निश्चित रूप से कहा जाए तो एक सकारात्मक या फिर नकारात्मक स्टेट की अवधारणा रखा। चलिए एवरीथिंग डिस्कस इन दिस सेक्शन, बने रहिए इस चैनल में। सबसे पहले आपको जॉन लॉक के बारे में कुछ समझने से पहले इसकी पृष्ठभूमि समझ लीजिए। जॉन लॉक जो कि 1632 से 1704 इनका कार्यकाल है, 17वीं शताब्दी का प्रसिद्ध अंग्रेज विचारक था ये, और इनके द्वारा कुछ रचित महत्वपूर्ण किताबें अगर आप याद करें तो अच्छा है, जैसे कि लेटर ऑन टॉलरेंस सहिष्णुता का स्वरूप। अगला है टू ट्रीटीजेस ऑन सिविल गवर्नमेंट यानी नागरिक शासन पर दो निबंध, और एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग मानवीय ज्ञान का आधार, 1690 में मानवीय ज्ञान का आधार भी लिखा है। सबसे मेन फोकस जो है वास्तव में उदारवाद। लॉक को फादर ऑफ लिबरलिज्म यानी उदारवाद का जनक माना जाता है, क्योंकि आधुनिक युग के आरंभिक दौर में और उदारवाद और औद्योगिक क्रांति ने एक दूसरे को बढ़ावा दिया। मतलब उदारवाद ने औद्योगिक क्रांति को और औद्योगिक क्रांति ने उदारवाद को एक तरह से प्रमोट किया। जैसा कि आप जानते हैं कि ये अंग्रेज दार्शनिक थे, तो इंग्लैंड में सब कुछ हो रहा था, औद्योगिक क्रांति की हवाएं तो शुरू हो ही रही थी, तो स्वाभाविक था कि उदारवाद के मूल प्रवर्तक जो है इंग्लैंड में ही पैदा होंगे, क्योंकि एक तरह से औद्योगिक क्रांति ने उदारवाद को और उदारवाद ने औद्योगिक क्रांति को प्रमोट किया। तो जब इस क्रांति का प्रभाव पूरे यूरोप में फैल रहा था, तो अमेरिका में भी फैलना स्वाभाविक था, तो उन देशों में भी उदारवाद को बढ़ावा मिलेगा, और मिला भी, और ये सब और सब उदारवाद के हवा में और धारा में आ मिल बैठे। तो उदारवाद के विकास में जो जॉन लॉक की जो अवधारणा है, उसकी जो भूमिका है, उसको प्रमुखता या बल देते हुए एम सेलिगर एम सेलिगर ने लिबरल पॉलिटिक्स ऑफ जॉन लॉक की उदारवादी राजनीति 1968 के अंतर्गत लिखा है कि जॉन लॉक पहला ऐसा राजनीतिक दार्शनिक था जिसने उदारवाद को विस्तृत और प्रभावशाली चिंतन पद्धति के रूप में प्रस्तुत किया। प्रभावशाली चिंतन, प्रभावशाली। तो वास्तव में ये जो जॉन लॉक हैं, जिन्होंने उदारवाद के बारे में कुछ बताया, तो इससे पहले आप समझिए कि उदारवाद के बारे में हम लोग क्या जानते हैं। देखिए, उदारवाद का कुछ मान्यता क्या है कि एक मनुष्य जो है वो विवेकशील प्राणी है। मनुष्य की तर्क बुद्धि या विवेक को ही समस्त ज्ञान का आधार माना जाता है, समस्त चिंतन का आधार माना जाता है, इतिहास को नहीं। व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों की मान्यता होती है, प्राकृतिक कानून पर आधारित होते हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो कोई राजनीतिक सत्ता का एक तरह से न्यायिक अधिकार माना जाता है। नागरिक समाज को कृत्रिम उपकरण माना जाता है, जो मनुष्यों की सुविधा के लिए बनाया गया है, अर्थात मनुष्य ने इसका निर्माण किया है ताकि अपनी सुविधा को विकसित किया जा सके। वह नागरिक सत्ता को अखंड या अविभाज्य नहीं मानता, बल्कि स्थापित राजनीतिक सत्ता के प्रति विरोध के अधिकार को भी मान्यता देता है कि अगर, चूंकि मनुष्य ने ही समाज का निर्माण किया है, समाज ने आगे चलकर राज्य का निर्माण किया है और सरकार का बनाया है, तो सरकार अगर मनुष्यों के जीवन, उसकी संपत्ति, उसके नागरिक अधिकारों की अगर रक्षा ना कर पाए, तो सरकार को वहाँ से हटाकर दूसरा सरकार स्थापित किया सकता है। तो कह सकते हैं कि राजनीतिक सत्ता जो है वो, या नागरिक सत्ता जो है वो अविभाज्य नहीं है, बल्कि यह मनुष्यों के विचार पर टिका हुआ है। अब हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट वास्तव में सामाजिक अनुबंध की जो संकल्पना है, यानी कंसेप्ट ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि आपको पता होगा जॉन लॉक को विशेषतः सामाजिक अनुबंध के विशेष ख्याति के रूप में प्रसिद्ध है। ये इन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बेहतरीन बताया है। लॉक ने अपनी किताब लिखी है इस पर, उस किताब का नाम है
टू ट्रीटीजेस ऑफ सिविल गवर्नमेंट, यानी शासन पर जो 2 निबंध है। सबसे पहले उन्होंने सामाजिक संबंध का विचार जो है, आपको पता होगा सामाजिक संबंध का विचार थॉमस हॉब्स ने रखा था। हालाँकि थॉमस हॉब्स के जो विचार थे, काफ़ी हद तक कहा जाए तो उदारवाद के विचार को प्रोमोट करता है, लेकिन उसको वास्तव में सोशल कॉन्ट्रैक्ट का अंधेरा चेहरा कहता है, क्योंकि उन्होंने अपने ढंग से राज्य के निर्माण की प्रक्रिया का विवरण दिया। उन्होंने बताया कि जो हॉब्स ने बताया कि जंगल राज की स्थिति है, मनुष्य मनुष्य का दुश्मन है, और ऐसी स्थिति में लोगों ने अपने जान, अपने प्राण, अपनी संपत्ति इत्यादि की रक्षा करने के लिए राज्य का निर्माण किया, क्योंकि मनुष्य पापी है, दुष्ट है, हत्यारा है और जीवन क्षणभंगुर है। तो इसको स्टेबल करने के लिए जिस तरह से मनुष्यों ने अपने अधिकार को किसी अथॉरिटी को दे दिया, जबकि लॉक का विचार थोड़ा-सा इससे अलग है। उन्होंने प्राकृतिक दशा की कल्पना हॉब्स से हटकर की। हॉब्स की जो विचार थी अंधकारमय थी, जबकि लॉक का विचार जो है कि मनुष्य जो है वो विवेकशील प्राणी है और स्वभाव से नैतिक है, और नैतिक व्यक्ति जो होता है वो दूसरे शब्दों में अनुशासन प्रिय होता है, सौजन्यपूर्ण होता है, शालीन होता है, प्राकृतिक दशा में शांति, सद्भावना, परस्पर सहायता, रक्षा की दशा एवरीथिंग अवेलेबल थी। लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब कुछ स्वार्थी लोग जो है ना नैतिकता के नियमों का पालन नहीं करते हैं और अपने अधिकारों का विकास करने के लिए दूसरे के अधिकारों का हनन करने लगते हैं, और ऐसी हालात में प्राकृतिक दशा की शांति और सुरक्षा भंग हो जाती है, जिससे पैदा होता है शत्रुता, विनाश, वैमनस्य, हिंसा। तो इन हिंसाओं को कंट्रोल करने के लिए जब तक कोई विधिवत सत्ता नहीं होगी, जब तक कोई सोसाइटी का निर्माण नहीं होगा, तब तक बहुत मुश्किल है मनुष्य का जीना। तो ऐसे अधिकारों के प्रतिकार के लिए मनुष्य ने सिविल सोसाइटी का निर्माण किया। मतलब ऐसे अधिकारों से लड़ने के लिए, ऐसी स्थिति से बचने के लिए मनुष्य ने एक सिविल सोसाइटी बनाई, और इसी सिविल सोसाइटी के बारे में हम लोग जानेंगे कि लॉक ने इस सिविल सोसाइटी के बारे में क्या कहा। नागरिक समाज की स्थापना समुदाय के सारे सदस्य मिलजुल कर एक समझौते के माध्यम से करते हैं। तो समाज और सरकार की स्थापना के बारे में समझेंगे। लॉक के अनुसार अगर देखा जाए तो लॉक कहता है कि राज्य या सरकार जो है, वो राज्य जो है वो प्रभुसत्व, सॉवरेन या पूर्ण असीम नहीं है, बल्कि वह शर्तों से बंधा है। समाज की स्थापना और सरकार की स्थापना में उन्होंने अंतर किया। उनका कहना था कि सरकार की स्थापना एक न्याय, एक ट्रस्ट के रूप में होती है। सरकार की स्थापना एक ट्रस्ट के रूप में होती है, जबकि आपको पता होना चाहिए सरकार की स्थापना समाज की स्थापना से अलग है, क्योंकि समाज की स्थापना मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति का परिणाम है, जो सामाजिक जीवन के अस्तित्व का कारण बनता है। मतलब सामाजिक जीवन तब रहेगा जब समाज होगा। लेकिन सरकार की स्थापना तो मिलजुल कर सोच विचार का निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए की जाती है। तो लॉक के अनुसार सरकार की स्थापना समझ में आ गया, और सरकार की स्थापना को उसने समाज की स्थापना से किस प्रकार से अंतर किया। अब हम लोग लॉक ने मनुष्य को विवेकशील प्राणी माना है, और कहा है कि जब मनुष्य विवेकशील प्राणी है तो इसका बिल्कुल अर्थ ये नहीं लगाना चाहिए कि सरकार बन जाए तो सरकार के पास मनुष्य का विवेक चल जाएगा। जी नहीं, सरकार बनने के पास भी विवेक जो होगा वो मनुष्य के पास ही रहता है, तथा मनुष्य को सरकार पर नियंत्रण रखने, निगरानी रखने का पूरा अधिकार है। मतलब कहा जा सकता है कि वो एक ऐसे गृह स्वामी की तरह है जो अपने घर की रखवाली के लिए पहरेदार रखता है, लेकिन फिर स्वयं जाग जाग कर देखते रहता है कि कहीं पहरेदार सो तो नहीं गया है। अब हम लोग सोशल कॉन्ट्रैक्ट यानी लॉक की जो समाज का निर्माण है उसके अनुबंधन में उन्होंने क्या बताया, जैसा कि हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि लॉक के अनुसार सामाजिक अनुबंध के बाद भी व्यक्ति पहले की तरह ही स्वतंत्र रहता है। 3 प्रक्रियाओं से गुजरता है। मनुष्य सर्वसम्मति से यह स्वीकार करता है कि एक समुदाय में वो मिलजुल कर रहेंगे, सदस्य बहुमत से विधायी और अन्य संस्थाओं का स्थापना करेंगे, कौन कौन से उनके अधिकार होंगे, कौन कौन से कर होंगे। तो कह सकते हैं कि अनुबंध के माध्यम से एक बुर्जुआ क्लास की स्थापना करने की कोशिश है। कहीं ना कहीं वह निजी संपत्ति का और एक तरह से प्रबल समर्थक है, और बहुमत में चूँकि निर्धन वर्ग की प्रधानता रहती है,
जबकि लॉक निजी संपत्ति और उसके स्वामियों का प्रबल समर्थक है। तो अपने विचार एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट हो जाते हैं। इसी के संबंध में सीबी मैकफर्सन स्वीकारता है, लिखता है कि लॉक ने इस बात को स्वीकार लिया है कि प्रत्येक मनुष्य, चाहे वो धनवान हो या निर्धन हो, सबको अपने जीवन की और रक्षा की स्वतंत्रता की दिलचस्पी तो है, परंतु केवल संपदा के स्वामी ही नागरिक समाज के पूर्ण सदस्य हैं, क्योंकि उन्हें जीवन और स्वतंत्रता के अलावा संपत्ति के अधिकार में भी पूरी तरह से दिलचस्पी है कि उसकी रक्षा हो और वो विवेकशील जीवन जीना चाहते हैं। लेकिन कामगार वर्ग जो होता है वो संपत्ति विहीन होता है, वो वास्तव में पूर्ण समाज का या समाज का पूर्ण नागरिक नहीं है। प्रत्येक मनुष्य, चाहे वह धनवान हो या निर्धन, कानून सरकार के नियमों का पालन करेगा, क्योंकि निर्णय का अधिकार जो है वो नागरिक समाज के पूर्ण सदस्यों को प्राप्त है। इसलिए व्यवहार के अगर धरातल पर देखा जाए, सही ढंग से अगर देखा जाए, सोचा जाए, तो एक बात तो स्पष्ट है कि सारे के सारे निर्णय जो है वो कौन ले रहे हैं? वास्तव में संपत्तिशील वर्ग ले रहे हैं। ठीक है, निर्धन वर्ग के हाथ में कुछ बचता ही नहीं है, उन्हें बस कानून के नियमों का पालन करना पड़ता है, उनके पास कोई हक ही नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट है, ट्रांजिशन होगा कॉन्ट्रैक्ट टू ट्रस्ट, मतलब हम लोग समाज से अब सरकार की तरफ जा रहे हैं, अनुबंध से न्यास की ओर। जैसा कि बार बार आप जान रहे हैं कि नागरिक समाज की स्थापना वो जो है वो अनुबंध के माध्यम से की जाती है, परंतु सरकार की स्थापना तो विश्वास पर आधारित है, न्यास पर आधारित है। लॉक को स्पष्ट है, लॉक के अनुसार सरकार को ऐसा सुरक्षित और शांतिपूर्ण वातावरण तैयार करना चाहिए, ऐसा निर्माण करना चाहिए, उनका दायित्व सौंपा गया उनको, जिसमें नागरिक समाज के संपत्ति की यथासंभव रक्षा हो सके। लॉक राजनीतिक सत्ता के प्रति विधि सम्मत विरोध का अधिकार भी देना चाहता है। वो चाहता है कि संस्थागत पर लॉक सरकार की जो विधायी, कार्यकारी और जो संघात्मक जो तीनों अंग है वो तीनों अलग अलग रहे, शक्ति के केंद्रीकरण ना हो पाए, ताकि शक्ति का जब केंद्रीकरण होगा तो उससे सत्तावाद यानी ऑथोटेरनिज्म की संभावना हो सकती है। अब हम लोग राजनीतिक सत्ता का स्वरूप समझेंगे। राजनीतिक सत्ता का स्वरूप अपनी प्रसिद्ध पुस्तक शासन पर 2 निबंध यानी 2 ट्रीटीज ऑफ सिविल गवर्नमेंट, लॉक ने देवी अधिकार यानी डिवाइन राइट ऑफ द किंग होता है उसको मतलब नहीं माना है, वो बकवास बात माना है, बोला ये जो देवी के अधिकार उसका खंडन किया है। और रॉबर्ट फिल्मर ने भी ऐसे विचार को कहीं ना कहीं बढ़ावा भी दिया है। लॉक ने बताया कि सरकार की सत्ता जो है एक न्यास या धरोहर के तुल्य है। सरकार ऐसा संगठन है जिसमें कोई समुदाय अपनी पसंद से चुनता है, और राजनीतिक सत्ता की जो उत्पत्ति है वो नागरिक समाज से होती है। समाज की रचना उन लोगों से होती है जो विवेकशील है, क्योंकि वे अपने हित को समझते हैं। यदि उन्हें स्वतंत्र रहने दिया जाए तो अपना अपना हित साध लेंगे। मनुष्य मूलतः विवेकशील है, सामाजिक है, वे प्रकृति के नियम के अनुसार मिलजुल कर काम कर सकता है, प्रकृति के नियम से वो तर्क बुद्धि में निहित है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो मनुष्य को सामाजिक जीवन में बांधने के लिए जरूरी नहीं है कि कोई सरकार हो, कोई सॉवरेन बॉडी हो। फिर भी लॉक ने राज्य के शासन के लिए एक तरह से सत्तावादी का या पैतृकवादी आधार का खंडन किया है, जिसके अंतर्गत अपना हित समझने और उसकी सिद्धि के लिए लोग लगे रहते हैं। उन्होंने सर्वाधिकारवाद, पूर्ण सत्तावादी को उचित शासन ठहराया था, जो पैतृक संपत्तिवादी लोग थे। अब संपत्ति के अधिकार, लॉक ने जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है। उसने तर्क दिया है कि मनुष्य जो है इन्हीं अधिकारों की रक्षा के लिए समाज की स्थापना करता है और राज्य का निर्माण करता है। मनुष्य के अधिकार प्राकृतिक दशा में विद्यमान थे और ये अधिकार स्वयं मनुष्य की प्रकृति में ही निहित थे, किसी बाह्य मान्यता पर आश्रित नहीं था। लॉक के अनुसार मनुष्य प्राकृतिक दशा में भी स्वभाव से प्राकृतिक कानून का पालन तो करता ही था। तो प्रश्न उठता है कि राज्य का निर्माण क्यों हुआ, आखिर राज्य क्यों चाहिए जब सब कुछ अच्छा था। तो लॉक कहता है कि यदि प्राकृतिक कानून को सकारात्मक कानून में तब्दील नहीं किया जाए तो कानून के इन्फोर्समेंट और कानून की व्याख्या यानी इंटरप्रिटेशन में
काफ़ी गंभीर समस्याएं पैदा हो जाएगी। अतः प्राकृतिक दशा में शांति, सद्भावना, परस्पर प्यार, लव, सहायता, रक्षा की जो स्थिति विद्यमान है, वो सब बिगड़ जाएगी और बिगड़ कर वो तब्दील हो जाएगी शत्रुता में, वैमनस्य में, हिंसा में, परस्पर विनाश में। तो ऐसे कैसे होगा कि मनुष्य जो विवेकशील था, विवेकशील क्यों हो गया? तो मनुष्य विवेकशील से विवेकहीन हो जाता है। तो मैकफर्सन ने लॉक के चिंतन में विरोधाभास की व्याख्या करते हुए कहा है कि लॉक यह मानकर चलता है कि संपत्तिवान और संपत्तिहीन वर्ग समाज समान रूप से विवेकशील नहीं होते हैं, उनकी विवेक में अंतर होता है। लॉक ने वास्तव में बुर्जुआ या मध्यम वर्गीय मनुष्य को ही विवेकशील मानकर और निर्धन या संपत्तिहीन वर्ग विवेकहीन मानकर, विवेक शून्य मानकर एक बात तो स्पष्ट कर दी है कि उसने भेद मूलक विवेकशीलता का विचार सामने रखकर दोहरा उद्देश्य पूरा किया है। लॉक वास्तव में बुर्जुआ या मध्यम वर्गीय मनुष्य को विवेकशील घोषित करना चाहता है। क्यों? क्योंकि लॉक जो कहता है कि संपत्ति की सुरक्षा का विचार मनुष्य की को यह प्रेरणा देता है कि वो प्राकृतिक दशा का त्याग दे और नागरिक समाज की स्थापना कर ले। लॉक ने 17वीं शताब्दी के पूंजीपति वर्ग की वास्तविक मांगों का तार्किक आधार प्रदान किया है। अब हम लोग पढ़ेंगे मनुष्य को जो तर्क निजी संपत्ति के बारे में, जो पूंजीवादी के बारे में, और जो निजी संपत्ति का जो औचित्य है वो क्या है। निजी संपत्ति रखने और उसकी असीम संपत्ति जमा करने के बारे में आखिर लॉक का क्या विचार है। लॉक ने तर्क दिया कि कोई भी मनुष्य अपने उपयोग के लिए संसाधनों का प्रयोग कर सकता है और उस पर किसी प्रकार का कोई पाबंदी नहीं है, और तब तक पाबंदी नहीं होगा जब तक कि वह किसी दूसरे को ना मिल पाए। मतलब सीधा सा बात है कि लॉक चाहता है कि यदि आप अपना श्रम मिलाकर किसी प्राकृतिक संसाधन को प्राप्त करना चाहते हैं तो वो आपका हो जाएगा। प्राकृतिक संसाधनों के साथ अपना श्रम मिलाइए और श्रम मिलाकर उसे आप अपना बना लीजिए, कुछ निजी संपत्ति बन जाएगी। मनुष्य को अपने शरीर पर पूरा स्वामित्व है, उसका उसका मालिक है। प्राकृतिक संसाधनों के साथ अपने श्रम को जोड़कर उसका अर्जन कर सकता है। मैकफर्सन व्यक्ति वस्तुतः अपने शरीर और अपनी क्षमताओं का स्वामी है। इसके लिए समाज के प्रति उसे किसी तरह से मतलब उसको झुकने की जरूरत नहीं। समाज के सामने मनुष्य धरती से उतना ही ग्रहण करे जिससे कि दूसरे के लिए कुछ बचा रह जाए, लेकिन उतना ग्रहण करे कि उसे मतलब उसको उतना ग्रहण करने का अधिकार है कि नष्ट हो उससे पहले कोई उसका जीवन उसका उसे उपयोगी बनाया जा सके। सौदागर उद्योगपति वर्ग के प्रवक्ता स्पोक पर्सन होने के नाते लॉक ने संपत्ति के जो सीमित रखने की जो बाध्यताएं हैं उसको दूर किया है, क्योंकि उसका कहना है कि जो चीज़ अचर है, अमर है, खराब नहीं होता है, उसका संपत्ति आप कितना अर्जित कर लीजिए, जैसे सोना चांदी कभी खराब नहीं होता है, तो मनुष्य की असीम मात्रा जमा कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से बहुत सारी भूमि को अपने अधिकार में ले लेता है तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई प्रश्न नहीं पूछेगा कि आपने ढेर सारी संपत्ति क्यों हड़प ली या क्यों अपने अधिकार में ले लिया, दूसरे के लिए कुछ कुछ क्यों नहीं छोड़ा। मनुष्य अपने श्रम का पूरा अधिकार है और मनुष्य उस श्रम के माध्यम से बाजार में बेचने के लिए वह श्रम स्वतंत्र है। श्रमिक होने के बाद श्रमिक अपना श्रम बेचने के बाद उसका उस पर कोई अधिकार नहीं होता, वो खरीदार की संपत्ति बन जाती है। ना केवल उत्पादन के उद्देश्य असीम संपत्ति को वह सही ठहराता है, बल्कि वह राज्य को निजी संपत्ति की सुरक्षा का साधन बनाकर देखा जाए तो कहीं ना कहीं उसने पूरी तरह से पूंजीवादी और वर्ग यानी बुर्जुआ वर्ग का समर्थन किया है। लॉक ने सौदागर उद्योगपति वर्ग के आर्थिक हितों की रक्षा के लिए एक विशिष्ट तर्क प्रणाली प्रस्तुत की है और राजनीतिक शक्ति भी इसी वर्गों के हाथ में रखने का तर्क दिया है। वो लॉक ने राज्य के मतलब राज्य के पद को कहीं ना कहीं एक तरह से पूरी तरह से पूंजीवादी बना दिया है। क्लासिकल उदारवाद की मान्यताओं के अनुसार था मतलब लॉक का विचार, लेकिन आगे चलकर जैसे कि टीएमएच ग्रीन और भी जो विचारक रहे हैं उन्होंने राज्य के कल्याणकारी स्वरूप को भी
बढ़ावा दिया है, जो राज्य का सकारात्मक पक्ष है। तो कहा जा सकता है कि लॉक ने अपने चिंतन इतिहास के जिस दौर में प्रस्तुत किया, उस समय उभर रहा था, पूंजीवाद लगभग धीरे-धीरे बढ़ रहा था। वो तो ज़रूरी था कि नकारात्मक कांसेप्ट हो उस समय, लेकिन आज के दौर में लॉक की सारी मान्यताओं को स्वीकार कर लेना शायद बिल्कुल सही नहीं है। लॉक ने संपत्ति के अधिकार को इतना पावन, इतना शक्तिशाली बना दिया कि उसके बाद के युग में इसे स्वीकार करना मतलब लगभग असंतुष्टिदायक है। तो लॉक के विचारों को ध्यानपूर्वक आपने समझा, तो आप एक बात तो स्पष्ट रूप से सोच सकते हैं कि इन्होंने जो कुछ मुख्य मान्यताएँ दी है, वो एक तो सबसे पहले देखिए, इसके मुख्य मान्यता में राज्य का निर्माण। राज्य या फिर कहें तो समुदाय या समाज की भूमिका क्यों क्यों ज़रूरी है राज्य, ये क्यों ज़रूरी है। दूसरा, अगर देखा जाए तो जो हॉब्स वर्सेस लॉक के जो विचार है मनुष्य के प्रति, वो डिफरेंट कैसे है। उसके बाद जो हम लोगों ने समझौते का सिद्धांत पढ़ा, आखिर मनुष्य ने समझौते क्यों किए, समझौता क्यों, सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्यों हुआ, आखिर क्या ज़रूरी था सोशल कॉन्ट्रैक्ट करने का। जब लॉक ने मनुष्य को इतना विवेकशील और खुशीदायक समाज के रूप में माना, सब कुछ अच्छा था, तो फिर राज्य की निर्माण क्यों हुई। उसके बाद फिर राज्य के बाद उन्होंने किस तरह से एक तरह से संपत्ति जैसे संपत्ति हो गया, ये जो संपत्ति है, जो वेल्थ है, ओके, वेल्थ के बारे में जिस तरह से उन्होंने तर्क रखा कि वेल्थ किसके पास होना चाहिए, राज्य पर किसका अधिकार होना चाहिए। और फाइनली कहा जाए तो पूंजीवाद का समर्थक उदारवाद किस तरह से पूंजीवाद को बढ़ावा देता है और एक दूसरे को प्रमोट करता है, या फिर कहा जाए तो औद्योगिक क्रांति तथा उदारवाद एक दूसरे के पूरक हैं। कैसे कर सकते हैं आप, पुनर्जागरण एवं उदारवाद के मुख्य अप्रोच। तो ओवरऑल आप ये समझ सकते हैं, और साथ साथ फाइनली अगर देखा जाए तो व्यक्तिवाद किस तरह से उदारवाद एक दूसरे के पूरक है। तो जॉन लॉक के जो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट थे, दैट वुड बी क्लियर फ्रॉम दिस वीडियो. Watch this video 2 or 3 times, you will be get concept shortly. Thank you.